Good morning, everyone. Today we have to discuss about mass and weight. So, guys, we have learned in the previous chapter that the mass of an object is the measure of its inertia. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो मास होता है वो उसके इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, या तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया इज रिप्रेजेंट द मास. एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इनर्शिया समझो उतना ज़्यादा मास. एंड इट रिमेन्स सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ और एट एनी अदर प्लेस इन द स्पेस. तो मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, कोई भी जगह ले लो आप, बट मास रिमेन्स कांस्टेंट. Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. तो मास कभी भी कहीं पे भी चेंज नहीं होता है. तो मास रिप्रेजेंट द मैटर, वी कैन से दैट. कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मैटर होता है वो अपने मास को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन अगर जब वेट की बात करते हैं तो वो डिफरेंट होता है. हाँ, वन मोर थिंग, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. लेकिन अगर आप वेट की बात करें तो आपको पता होगा कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है, मतलब अर्थ का उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है. ठीक है, सो वो फोर्स और मास, समझना, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका अपना मास होगा और उस मास के ऊपर कोई एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में उस मास के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, जैसे हमने आगे वाले चैप्टर में देखा था, F इज इक्वल टू एम ए. F इज इक्वल टू एम ए, वेयर एज एम इज इक्वल टू मास एंड ए फॉर एक्सेलरेशन. लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, मास है उसका एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो ग्रेविटी है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू एम ए, उसकी जगह पर आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू एम जी. F इज इक्वल टू एम ए, उसकी जगह पर आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू एम जी, वेयर इज M फॉर मास एंड G फॉर एक्सेलरेशन, G फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी ड्यू एक्सेलरेशन. तो आपका यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय W. तो यही फोर्स है, यही फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है जिसको आपने वेट कहना है, जो वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं. सो सब्सटीट्यूटिंग द सेम इन इक्वेशन अबव, W इज इक्वल टू एम जी. तो जो आपने F इज इक्वल टू एम जी लिखा था वही फोर्स वेट के फॉर्म में लगने वाला है. तो आप वेट को फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एम जी. तो गाइस वेट कितना हुआ, एम जी जितना, मतलब मास और मास के ऊपर लगने वाली ग्रेविटी, उसका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो वेट मिलेगा. मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन एज यू नो गाइस, जी जो ग्रेविटी जो है वो आपकी कांस्टेंट नहीं है, तो आपका वेट कांस्टेंट नहीं रहता है. इसका यूनिट होगा दोस्तों न्यूटन, क्योंकि हमने यहाँ पर फोर्स लिया है ना. वेट क्या है, अट्रैक्शन फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लटकाओगे तो ग्रेविटी नीचे खींचेगी और उसी से आपको वेट लगता है, तो उसका यूनिट होता है न्यूटन. मतलब यहाँ पर फोर्स का यूनिट, वेट का यूनिट न्यूटन लिया जाएगा. और ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन आप देखें कि डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो हम बोलते हैं वेट है और उसका यूनिट तो बोलते हैं किलोग्राम. आप कुछ भी परचेस करने जाएंगे तो किलोग्राम में बोलते हैं. 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट, तो किलोग्राम बोलते हैं. और फिर बोलते हैं वजन, वेट. लेकिन वेट का यूनिट तो न्यूटन है. हम कभी ऐसा नहीं बोले हैं कि भाई 5 न्यूटन ऑफ शुगर चाहिए हमें. ठीक है. सेकंड थिंग कि मास और वेट को हम अर्थ पे सेम ही कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों? तो गाइस, we have learned that the value of G is constant at a given place.
अब जी देखो, ग्रेविटी, हमने कहा कि ग्रेविटी में चेंज हो सकता है, लेकिन जब आप हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाएंगे तब, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर जो भी मेजरमेंट करने वाले हैं वो सब अर्थ की सरफेस के ऊपर ही होगा, और अर्थ की सरफेस पे हमने जी को कांस्टेंट माना हुआ है। Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass. हमने जो देखा है उसके हिसाब से वेट जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाएगा, क्योंकि जी आपका ग्रेविटी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट हो है, तो वेट भी वही रहेगा। मतलब मास और वेट हमने सेम ले लिया है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली, W एंड M मतलब वेट एंड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं, एंड दैट्स वाई वी कैन यूज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ इट्स मास। इसीलिए हम मास और वेट को यहाँ पर सेम कंसिडर कर लेते हैं। हाँ, अगर आप अदर प्लैनेट्स पे चले जाएं तो वहाँ पर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वहाँ पर आपका वेट भी चेंज हो जाएगा, वहाँ पर आपका वेट अलग होगा। सपोज आप मून के ऊपर चले जाओ तो वहाँ का जो वेट होगा वो अलग होगा, यहाँ पर आपका जो वेट होगा वो अलग होगा, लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर दोनों की जगह पर मास रिमेन्स सेम। ठीक है, तो मास और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। मास उस ऑब्जेक्ट का मैटर रिप्रेजेंट करता है और उस मैटर के ऊपर लगने वाली ग्रेविटी वो वेट बताती है। मास का यूनिट किलोग्राम है, वेट का यूनिट न्यूटन है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम यहाँ पर अर्थ पे दोनों को एक दूसरे के जगह पर यूज़ कर सकते हैं, मास और वेट को। उसका रीज़न है कि मास के ऊपर लगने वाली ग्रेविटी अर्थ के ऊपर कांस्टेंट रहती है, इसीलिए मास एंड वेट बोथ आर टेकन एज सिनोनिम्स। नाउ गाइज, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून के ऊपर ऑब्जेक्ट का कितना वेट होता है, क्या होता है? So we learned that the weight of an object on the earth is the force with which the earth attracts the object. In the same way, the weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts the object. And the mass of the moon is less than that of the earth. अब आप समझो, जैसे हमने अर्थ के ऊपर वेट लिया तो भाई अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स था, मून के ऊपर लेंगे तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन अगर दोनों ही केसेस में अगर आप मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है अर्थ की कंपेयर में। सो द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। ड्यू टू दिस रीजन मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ द मून इट इज़ लेसर देन द अर्थ। अर्थ जो है उससे मून जो है वो छोटा है, तो उसका मास भी कम है, और जब मास कम है तो उससे लगने वाला एट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा। इसीलिए आपके ऊपर, सपोज आप मून के ऊपर हो तो आप मून के ऊपर आप जब खड़े होते हैं तो आप अपने आप को हल्का हल्का सा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका अट्रैक्शन फोर्स कम है अर्थ की कंपेयर में। तो अपने अर्थ को अब तक जो सहन किया है, उसका अट्रैक्शन फोर्स को जो सहन किया है, जो फील किया है, आप वहाँ पर देखेंगे तो वो अलग होगा, तो आपको कुछ अलग अलग महसूस होगा क्योंकि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। उसी तरह सपोज आप जुपिटर पे चले जाओ तो आप अपने आप को उठा ही नहीं पाओगे क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। हम यहाँ पर बात करेंगे मून की। सो मान लेते हैं कि भाई मून के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, और मून की जो रेडियस है वो हमने मान लिया rm। तो अगर आप वेट ऑन द मून फाइंड करने जाएंगे तो इट इज़ m कैपिटल M फॉर मास ऑफ द मून मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय rm स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेट ऑन द मून। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें कि भाई अर्थ और मास में उसके वेट में कितना फ़र्क आएगा,
तो हमें क्या करना है, हम रेशियो निकाल सकते हैं वेट ऑन द अर्थ एंड वेट ऑफ द मून, उसका हम रेशियो निकालेंगे। तो वेट ऑफ द मून डिवाइड बाय वेट ऑफ द अर्थ, या तो वेट ऑन द मून डिवाइड बाय वेट ऑन द अर्थ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला है दोस्तों, वेट ऑन द मून और वेट ऑन द अर्थ दोनों में, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें जी की वैल्यू, तो दोनों में जी की वैल्यू आएगी तो कट हो जाएगी, नो इश्यूज़। मास ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द मून, और दूसरा ले लेते अपन मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ये वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके देखें। देखो यहाँ पर पहले हमने वेट ऑन द मून के लिए किया, जी 7.36 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg, ये हमने लिया मास का, मून का मास, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम वो ऑब्जेक्ट है, डिवाइड बाय 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर उसका होल स्क्वायर, ये हुआ हमने रेडियस ऑफ मून ले लिया। उसी तरह से अर्थ का भी देख लिया, तो अर्थ में हमने वैल्यू पुटअप करी थी 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, और रेडियस हमने ले ली 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आया, देखो वेट ऑन द मून का आया 2.431 10⁻10, और वेट ऑन द अर्थ का आया 1.474 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। यहाँ पर जी और एम है, वही ऑब्जेक्ट हैं, मतलब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट का मून और अर्थ के ऊपर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो एक सेम ऑब्जेक्ट हुआ, जी तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2.431 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 डिवाइड बाय 1.474 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 1/6, ये इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भाई जब मून के ऊपर मास 1 होगा, अरे वेट 1 होगा, तब अर्थ के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट का वेट 6 होगा, 6 टाइम हो जाएगा। मतलब सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास अर्थ के ऊपर 6 kg हुआ, उसी ऑब्जेक्ट का मास मून के ऊपर 1 kg हो जाएगा। तो वी कैन से दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 6th पार्ट ऑफ दैट ऑफ अर्थ, या तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 6 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, इसी को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर एक सम भी देखा है। देखो 10.5, देखो पहले क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 10 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो मून के ऊपर कितना होगा, तो उसको 10 डिवाइड बाय 6 कर दो। देखो यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाय 6 कर दिया तो आंसर आएगा 1.67 न्यूटन। तो 1.67 न्यूटन ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन जब मून के ऊपर लेकर गए तो इतना हल्का हो गया। अर्थ के ऊपर अर्थ के ऊपर जब तो वो था तब उसका मास वेट जो था वो 10 था। ठीक है, अब ये देखें, इसमें क्या कहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, अर्थ के ऊपर वेट फाइंड करें। मास 10 kg है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कर दो तो 98 उसका आंसर आ जाएगा। सिंपल। चलो अब है थ्रस्ट एंड प्रेशर, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।